मेरा नाम है भारती सिंह चौहान। मैं प्रवीण लता संस्थान की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ और पिछले कुछ सालों में हम करीब 19,000 लड़कियों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ और आज ये काम मैं क्यों कर रही हूँ और मेरे संस्था के माध्यम में क्या बदलाव ला रही हूँ, इसके बारे में मैं आज आप सबको मेरी पर्सनल जर्नी जो है उसके बारे में बताने आई हूँ। मुबारक हो, बेटी हुई है। अक्सर जब ये बात सुनते हैं तो शायद लोगों को लगता है कि बेटी हुई है और परिवार वाले खुश नहीं हैं, पर नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश थे, इसीलिए क्योंकि उनके घर में 12 साल बाद एक लड़की ने जन्म लिया था और वो थी मैं। पापा बैंगलोर में एक लीगल एडवाइज़र थे एक कंपनी में, मम्मी हाउसवाइफ थी और एक छोटा सा परिवार जो कि इनकम्प्लीट था, पर मेरे भाई के आने की वजह से वो कंप्लीट हो चुका था। हुआ ऐसा कि पापा के दोस्तों ने उन्हें एडवाइस दिया कि आप नौकरी क्यों कर रहे हो, क्यों ना अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करो। तो उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट 2 सुनार की दुकान में लगा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है। उन्होंने दिया, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो बिज़नेस आगे बढ़ता ही गया, पैसों की कोई कमी नहीं रही और हम सब हैप्पी लाइफ जी रहे थे। मगर कहते हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपकी ज़िंदगी बदल देता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। मेरा 1.5 साल का भाई जो छत पे खेल रहा था, अचानक से उसका पैर फिसला और वो 3 मंजिल से ऊपर नीचे से गिरा, जिसकी वजह से उसका हाफ बॉडी जो है पैरालिटिक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये मेंटली रिटार्डेड है और अब 6 महीने तक कोमा में रहेगा। और कोमा से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी अभी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। पापा ने अपना सारा बिजनेस अपने दोस्तों के हवाले किया और 6 महीने मेरे भाई के ध्यान में लगे रहे। इसी बीच में सारे दोस्त, वो दोस्त जिस पे पापा सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने पापा को रातों रात धोखा दिया और हम एक ही झटके में सड़क पे आ गए। ना रहने को छत, जहाँ पे ऐशो आराम हुआ करता था, अब समय था रहने को छत भी नहीं रही और हम सड़क पे थे। बहुत दुख होता है मुझे आज ये सोच करके कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी कभी कभार एक इंसिडेंट की वजह से टूट सकता है। हाँ, मेरे पापा टूट चुके थे, अब उनमें हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, वापस उठ करके कुछ नया शुरू करने की। वो बिल्कुल खो चुके थे अपना सारा मेंटल बैलेंस। और उस समय मेरी इलिटरेट मदर, जो कि मेरे लिए आज एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, उन्होंने हमारे घर की भागदौड़ को संभाला। मेरी मदर ने, उस समय मैं करीब 9-10 साल की थी और मम्मी ने एज ए मेड काम शुरू किया और मैं उनके साथ झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी। 1 साल के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरी मम्मी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सपने बहुत सारे देखे थे। उनके लिए शायद मैं इस दुनिया की सबसे प्यारी राजकुमारी रही होंगी। उन्हें बहुत दुख होता था जब मैं झाड़ू पोछा लगाती थी, पर खैर छोड़ो, वो भी एक वक्त था। वक्त बीतता गया और मम्मी ने धीरे धीरे कुछ अपने स्किल्स को यूज़ किया और आइसक्रीम बनाना सीखा और अपनी एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान डाली और मैं मम्मी के साथ उस काम में लगी रही। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और मुझे वापस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब मानो जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना या मेरी इच्छा पूरी हो रही थी कि मैं अब पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ और मेरे सपनों को पूरा कर सकती हूँ। इसके पीछे कारण ये था कि मेरी मम्मी अक्सर मुझे बोलती थी, ज़िंदगी में अगर आपके साथ कुछ हमेशा रहेगा वो है आपकी पढ़ाई। आज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैंने उस चीज़ को बहुत दिल से, मेरे दिल के करीब हमेशा अपने पास रखा इस बात को और हमेशा इसी लगन में लगी रही कि अच्छा पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ
करके उनको दिखाऊंगी। शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब मैं क्लास 8 में थी, पापा का वापस एक एक्सीडेंट हो गया और हमसे मिलने के लिए हमारे कुछ रिश्तेदार जो कि जयपुर में थे वो हमसे मिलने आए और उन्होंने सलाह दी कि आप अब जयपुर आ जाओ, यहाँ पे आप इतने परेशान हो, एटलीस्ट वहाँ पे रिश्तेदार तो हैं, 2 खुद का कमरा तो है जहाँ पे आप रह सकते हो। हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ गए। पापा को अब पापा क्योंकि रिलेटिव्स आसपास थे तो थोड़ा पापा को एक बूस्ट अप एनर्जी मिली कि हाँ ठीक है, कोई भी काम है मैं कर लूँगा, और उन्हें एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिल गई एज ए अकाउंटेंट। उन्होंने वो काम शुरू किया। मम्मी ने भी पापा का सपोर्ट सिस्टम के तौर पे साड़ियों में फॉल लगाना शुरू किया। और इसी बीच ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर जो कि बचपन में गिरा था, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी बॉडी लेवल भी इंक्रीज़ हो रही थी और उसको फिट्स आना शुरू हुआ। काफ़ी पैसा लग रहा था और मम्मी समझ नहीं पा रही थी, पापा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि मैं क्लास 9th में थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी की एक सपोर्ट सिस्टम बनूं। 12th कंप्लीट हुआ और ज़िंदगी थोड़ा सा नॉर्मल हुई और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब मुझे लग रहा था कि कॉलेज में जा रही हूँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, सारी चीज़ें। फर्स्ट डे कॉलेज का, फ्रेशर्स पार्टी। पर क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी, मेरे पास उतने कपड़े नहीं हुआ करते थे फ्रेशर्स पार्टी के हिसाब से। मैं किसी से कपड़े मांग करके उधार पहन करके गई और देखा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। थोड़े से सपने बुनना शुरू किया, पर शायद किस्मत को वापस चैलेंजेस मेरे सामने लाके खड़ा करना था। मम्मी स्ट्रेस की वजह से बीमार हुई, उनके पैरालिसिस हो गया और मुझे 1 महीने के बाद अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। कोशिश करी क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं निकल सकती थी, क्योंकि पापा भी बीमार थे, भाई भी बहुत ट्रॉमा में था, उसके फिट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस मम्मी के पैरालिसिस। अब मुझे इन तीनों को संभालना था और केवल फॉल लगाने से मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली थी। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नौकरी करूँगी। तो अखबारों में इश्तहार देखा, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल्स ऐसे कंप्यूटर या कुछ भी नहीं आता था, तो मुझे जो पहली नौकरी मिली वो थी एक लिंगरी के शोरूम में। हालांकि उस समय लड़कियों का लिंगरी स्टोर में खड़े होकर के लिंगरी दिखाना शायद सबसे गलत बात मानी जाती थी, क्योंकि उस समय रिटेल चेन स्टार्ट हुआ ही था। मुझे वो काम पसंद नहीं था, क्योंकि जो भी आता वो कोशिश करता कि इस तरह के कमेंट्स इस लड़की को पास करूं कि ये हर्ट हो जाए। यहाँ तक कि मेरे साथ उस स्टोर में काम करने वाले लोग थे, वो भी मेरे लिए उल्टा सीधा बोला करते थे। ये समझते थे कि गरीब घर की लड़की है, इसके ऊपर मैं हाथ डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको जाके बोलेगी। एक दिन निराश हो करके मैंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी और मंदिर गई। थोड़ा सा शायद आपको फिल्मी लगे, मंदिर जाकर से क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, मंदिर जाकर के जब मैं भगवान से लड़ रही थी कि क्या भगवान आपने मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है, क्या मैं हर दिन लड़ती ही रहूँगी, नया संघर्ष मेरे ज़िंदगी में आता ही रहेगा। तब वहीं पे मेरा एक कज़न जिसने अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू किया था, उसे किसी की रिक्वायरमेंट थी और उसने मुझे बोला उतना ही पैसा दूंगा, क्या तुम काम करने को तैयार हो? मैंने कहा हाँ तैयार हूँ। इस बात की खुशी थी कि अब मुझे लिंगरी स्टोर में काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। हालांकि मेरे में उतने स्किल्स नहीं थे। मेरे उस कज़न ने मुझे काम सिखाया और साथ ही मेरे लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस किया। इसी दौरान मैंने ना केवल मेरे घर को संभाला, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मम्मी को बिल्कुल दिखना बंद हो गया था और अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ती जा रही थी और लाइफ नॉर्मली बस एक ऐसे ही चल रहा था कि ठीक है, घर है, काम है, आपको मम्मी पापा को संभालना है, भाई को संभालना है। अब मेरे लाइफ में एक चेंज आया, वो था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला
जिसने मुझे ना केवल सपोर्ट किया, गाइड किया, मेंटर किया, बल्कि आज वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रोल प्ले कर रहा है, वो है मेरा हस्बैंड। उन्होंने मुझे गाइड किया कि हालात चाहे कैसे भी हो, आप उन परेशानियों को दूर रखो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। चैलेंजेस तो ज़िंदगी में आएंगे ही, आप इन सब से हार मत मानो, आगे बढ़ो। और मैंने उनको बताया ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुआ करती थी। लोग कैसे मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश करते थे, कैसे मुझे कॉर्पोरेट जॉब में हैरेस करने की कोशिश की जा रही थी, और उन्होंने इन सब चीज़ों को समझा और हमेशा मुझे गाइड किया कि नहीं, ये चैलेंजेस आएंगे मगर आपको आगे बढ़ते रहना है। और मैंने उस चीज़ से इंस्पायर हुई कि आज मेरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे सुनने को तैयार है, मुझे गाइड करने को तैयार है, मुझे मोटिवेट करने को तैयार है। और मैंने उन्हें बोला कि मैं कभी अगर ज़िंदगी में कुछ बन गई तो मैं मेरी जैसी लड़कियां जो कि परेशान रहती है या उनके माँ बाप उनके लिए कुछ अच्छा सपना देखते हैं, उनको मैं सपोर्ट करूंगी, उनको गाइड करूंगी। उन्होंने उस बात को सुना। अ सेकेंड लेडी हु इंस्पायर्ड मी, who was my mother-in-law. She was a highly educated lady who was running a school but a highly domestic violence victim. पहली बार एक ऐसी औरत जो कि बहुत पॉजिटिव थी, पॉजिटिव एनर्जी, हर तरह के चीज़ों से निकल करके मुझे मोटिवेट कर रही थी, तो दूसरी जगह मैं ऐसी औरत के पास गई शादी करके जो कि एक हाईली डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम थी। दुनिया के सामने हंसती थी पर हमेशा चुप रहती थी। जब वो मुझसे मिली और मैंने उनको अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि मैं अपने सपनों को इस तरीके से सजाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरी जॉब एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगी, जहाँ पे मैंने बहुत ग्रो किया, ग्रूम किया। और कोइंसिडेंटली 2012 में मुझे एक मौका मिला मेरे सपने को जीने का। मैंने कभी किसी को कहा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और 2012 में मुझे मौका मिला स्ट्रीट लाइफ पे काम करने का। बॉम्बे की स्ट्रीट लाइफ में जब मैंने काम किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गम तो कितना कम है, दुनिया में तो बहुत गम है, और मैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके शायद आगे सोचना चाहिए मुझे। और हमेशा मैं अपने आप को कोसती रहती थी क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी बनी है। मगर लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत सारी दुख है, दर्द है, और मुझे इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। 2012 का निर्भया कांड शायद पूरी दुनिया को हिला करके रख चुका था, और वही इंसिडेंट हमें भी कहीं ना कहीं खटका रहा था। और मैं अपने आप में सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना हम कुछ करें समाज के लिए। पर क्या, क्यों और कैसे करेंगे, हमें तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, कौन हमारी बात सुनेगा। हमने सोचा कि क्यों ना हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्यों ना हम एक वर्कशॉप करें जहाँ पे लोगों को बुलाएं और वो बात करेंगे। जब हम ऐसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, क्या आप हमें गाइड करेंगे कि हम किसी लड़कियों को ट्रेन कर सके, उन्हें हम समझा सके कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, व्हाट आर द लॉज विच गवर्नमेंट हैज़ मेड फॉर गर्ल्स। जब हमने सोचा ये चीज़ और हम उनके बारे में बात करने के लिए गए तो हमें मना कर दिया गया। एज ए इंडिविजुअल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और हमें कह दिया गया कि आप एज ए इंडिविजुअल आप कोई हक नहीं रखते कि आप ऐसा कोई काम कर सको, और हमें निकाल दिया गया था। वहाँ से आए अपसेट होकर के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया कि चलो कुछ नहीं करेंगे। सर्च इंजन का माध्यम हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अक्सर जब मैं देखती थी, उस समय ऑर्कुट हुआ करता था, उसमें वीडियोस देखती थी, पिक्चर्स देखती थी, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आती थी, उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्यों मैं केवल डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर कि कोई मुझे सिखाएगा और फिर मैं जाकर के किसी को सिखाऊंगी। क्यों ना मैं दुनिया के द्वारा बनाई गई चीज़ों को कंबाइन करूँ, कंपाइल करूँ और लोगों को जाके बताऊँ कि ये भी तरीके हैं सीखने के, समझने के, और आप अपने आप से इंस्पायर हो सकते हो और आप उन सब चीज़ों से उभर के निकल सकते हो जो आपको परेशान कर रहा है। फर्स्ट वर्कशॉप करने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल को अप्रोच किया और हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने ये बात हमारे फ्रेंड्स से डिस्कस करी और उन्होंने कहा इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है, यू नीड टू स्टार्ट ए ऑर्गेनाइजेशन। हमने सोचा क्यों ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें।
पता पड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत है। जितनी सेविंग थी सब लगा दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने की सोच ली, प्रवीण लता संस्थान, विच इज़ द नेम ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। प्रवीण इज़ माई मदर इन लॉ, लता इज़ माई मदर। जब हमने ये नाम सोचा, लोगों ने हमें कहा बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक फैंसी नेम लाना पड़ेगा, एनजीओ सेक्टर में जा रहे हो, नाम ऐसा हो लोगों से कनेक्ट करे। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मोटो सिंपल सा है, मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा पे काम करना है। लोगों को नाम से मतलब होगा, पर मुझे मेरे काम से मतलब है। अगर मेरा काम अच्छा होगा लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। फर्स्ट वर्कशॉप एक छोटे से गली में एक स्कूल हुआ करता था, जहाँ पे मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने बात करी और वो प्रिंसिपल मैडम रेडी हो गई। फ्री में हो रहा है भाई वर्कशॉप, क्यों मना करूं, चलो कोई बात नहीं, आने दो। वी वेंट देयर, इट वाज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन विथ 56 स्लाइड्स। 56 स्लाइड्स में मैंने पता नहीं क्या क्या कवर कर लिया था, ईव टीजिंग से लेके मॉलेस्टेशन से लेके रेप, एसिड विक्टिम, एवरीथिंग। और लड़कियों को 3 घंटे तक सेशन किया और मुझे लग रहा था कि क्या बकवास करे जा रही हूँ, नॉलेज कुछ है नहीं, जो चीज़ें सब बता रही हूँ, जो मैंने देखा है, समझा है और सीखा है। मगर जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हुआ, सारी लड़कियों ने ताली बजाई। प्रिंसिपल आकर के बोली मैडम आज तक हमारे स्कूल में कोई ऐसे नहीं आया जो आकर के लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है, और हमें लगता है कि ये सबसे कमज़ोर कड़ी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए, पर लोग इसे बात नहीं करना चाहते हैं। उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और देखते ही देखते हमने करीब 19,000 लड़कियों को आज तक हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ के ऊपर वर्कशॉप्स किए मिशन जागृति के माध्यम से, जिसमें से कई केसेस भी आए जिसको हमने रिजॉल्व किया। और हमेशा एक ही चीज़ थी कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये नहीं बताते हैं कि मैं एज ए फीमेल अब्यूज़ हो रही हूँ मेरे खुद के फैमिली में, खुद के कज़न से या खुद के किसी रिलेटिव से या किसी नोन पर्सन से। उस डर को कैसे उभारा जाए, कैसे निकाला जाए। जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चियाँ आती हैं अपने केसेस लेकर के और हम बिना उनके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए उन्हें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के राष्ट्रपति भवन में एज ए 100 वुमेन अचीवर्स अवार्ड मुझे सम्मानित किया गया। वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा ज़िंदगी का दिन था। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने जो मुझे उस दिन बोला था कि पढ़ाई तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएगी, वो उस दिन मेरे काम आ रही थी। मुझे अक्सर जब बोलते हैं, हम ये टैगलाइन देखते हैं तो शायद इग्नोर करते हैं, बेटी बचाओ बेटी, क्या यार क्या ज़रूरत है। पर आज भी समाज में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को सपने देखने का अधिकार नहीं है। दे हैव बीन टोल्ड दैट यू डोंट हैव एनी राइट्स टू थिंक अबाउट ड्रीम फॉर योर सेल्फ और थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हमने जो सोचा तुम्हें वही करना है। आज भी कंट्रोल है एक छोटे भाई का अपनी बड़ी बहन पे कि क्या वो स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी। मेरा सिर्फ एक लास्ट आप लोगों को मैसेज है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता जो आप नहीं कर सकते हो। चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएगा, मगर उस चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हो वो आपके ऊपर है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है। किसने सोचा था कि लिंगरी शोरूम में काम करने वाली लड़की कभी राष्ट्रपति भवन में जाकर के पुरस्कृत होगी और देश की 100 महिलाओं में नाम होगा। जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे जैसे हजारों लड़कियां जो वहाँ पे बैठी है हार नहीं माने और आगे बढ़े, अपने सपनों के बारे में सोचे। आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।